उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल, आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। बात करते हैं हजार बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम उन सब की लड़ाई लड़ते हैं। हम केवल एक बेटी और बेटे के चक्कर में राजनीति नहीं करते। ऐसा क्या हुआ कि किसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या हुआ? जो पार्टी छोड़ने का कारण मैंने राज्यपाल जी की भेजे हुए इस्तीफा में स्पष्ट किया है, वही कारण मेरे इस्तीफा देने का। 5 सालों तक आपको कहां कहां पर ऐसा लगा कि सम्मान नहीं हो पा रहा? हर चीज पत्र में उल्लिखित है। आपके साथ और भी लोग जा रहे हैं जो शाहजहांपुर। दो इंतजार करिए, जिसको जाना है उसका भी आपके सामने सूचना चली जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी के साथ आपका जो बातें हैं उसको सीटों को लेकर के भी जो लोग आएंगे उनके साथ जाएंगे? जो लोग आपके साथ जाएंगे उनको सीटों को लेकर के भी आपकी जो समाजवादी पार्टी में जो आपके साथ जाएंगे उनसे सीटों को लेकर के भी बात हुई है? कितने लोग जाएंगे आपके साथ? उनका क्या होगा? अभी मोरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं इन एक दो दिनों में बात भी करूंगा, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करूंगा। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मैं अगले निर्णय लूंगा। पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? ऐसा क्या लगा? पार्टी छोड़ने का वजह पत्र में उल्लिखित है। नहीं तो 5 सालों तक आपने क्यों नहीं छोड़ी? कि कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सत्ता का पूरा सुख भोगा आपने 5 सालों तक। फिर से बैठ के बताएंगे आपको। पूरा 5 सालों तक सत्ता का सुख होगा, इसलिए आपको कह रहे हैं कि मौसम विज्ञानी की आपने जा रहा है, वक्त में सबको बदल आपको ये कह रहे हैं कि वक्त के हिसाब से आप हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के चारों ओर घूमती है। जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 में वो एक ऐसी तोप की तरीके से काम करेंगे जिसमें बीजेपी और उसके नेता स्वाहा हो जाएंगे। अब देखना होगा कि 2022 के चुनाव के नतीजे क्या परिणाम दिखाते हैं। संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। बड़ी बात कर रहे हैं यहां स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए थे, मंत्री थे योगी आदित्यनाथ की सरकार में, श्रम समन्वय के मंत्री थे। ये कहा कि विपरीत परिस्थिति में विचारधारा अलग होने के बावजूद उन्होंने काम किया। अब प्रश्न यह है कि उनके साथ कौन कौन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जाएगा समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव ने भी अब से थोड़ी देर पहले यह ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता, उनका हार्दिक सम्मान और स्वागत। संतोष कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, पहले आप ही के पास आएंगे। आपने अभी अभी बात की स्वामी प्रसाद मौर्य से, बड़ी बात उन्होंने की कि जो लोग सोचते थे कि वो एक बड़ी तोप है, दागूंगा अपनी ही तोप से वो दग जाएंगे। जिन लोगों को लगता था कि वो बहुत बड़ी तोप है, किसकी तरफ इशारा है संतोष? देखिए, साफ तौर पर जब बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो एक खास वोट बैंक को साधने की नीयत से लाए गए थे कि वो एक पूर्वांचल में कुशीनगर और पडरौना का जो इलाका है वहां पर उनकी धमक रहती है और मौर्य वोट बैंक में उनकी एक बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया और हमसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बीजेपी में अपने आप को बड़ी तोप, यानी कि जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे, गणितज्ञ समझते थे, उनकी ओर उन्होंने इशारा किया है कि वो उनके सामने जब 2022 में अपना राजनीतिक कहा जाए तोप चलाएंगे तो वो सब स्वाहा हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज है। हमने अभी सवाल किया कि आखिर 5 सालों तक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी के लिए एक बड़ा और सबसे बड़ा झटका ये माना जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात की फोटो को ट्वीट किया है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो आमने सामने की लड़ाई है वो आमने सामने हो चली है। चेकमेट का खेल चल रहा है चेस की तरह से। शहमात के कौन किसके खेमे में घेराबंदी कर सकता है, सेंधमारी कर सकता है। अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम सेवा योजना मंत्री रहे हैं। उनके बोर्ड में जो मेंबर्स थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ रजनीकांत मौर्य भी हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दिया हुआ है। क्यों इस्तीफा देने की वजह देना पड़ा आपको? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा
तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए कि मैं उनके साथ साथ समाज के लोगों का और सारे लोगों का बैकवर्ड हितैषी और सब तमाम बातें ऐसी की जो उस पर वो एकदम ही नखारा नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसके वजह से हम लोगों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और उनके साथ साथ उनका जो भी आदेश आता है, जो भी निर्देश आता है, हम उनके साथ खड़े हैं। कितने लोग, क्या कुछ सिटिंग विधायक भी हैं? आज शाहजहांपुर से एक विधायक भी गए थे। देखिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बस 2 दिन रुकिए, सारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो 2 दिन में बहुत ऐसे लोग हैं, माननीय विधायक जी भी हैं, माननीय मंत्री जी भी लोग हैं, बस 2 दिन का वेट करिए, सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि 2 दिन में तमाम अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पहले भी चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दूसरे अन्य नेता, वो इशारा कर रहे थे कि बीजेपी में एक बड़ी सेंधमारी होने वाली है और इसकी शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इस बात की भी तस्दीक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर दी है और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा और कौन लोग शामिल होंगे ये अभी साफ नहीं। लेकिन आज जब राजभवन में जो चिट्ठी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि राजभवन में जो चिट्ठी लेकर के गया वो भी बीजेपी के शाहजहांपुर का सिटिंग विधायक लेकर के गया। हमने उससे भी पूछा कि अपने बारे में तो बता दो, तो उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर कहा कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कहेंगे तो हम वैसा करेंगे। तिलहर के विधायक रोशन लाल वर्मा उनके साथ जो वो पत्र लेकर पहुंचे थे, अब उनकी क्या रणनीति है और कितने विधायक उनके साथ अब जाएंगे? उनकी बेटी जो सांसद है संघमित्रा, उनका भी क्या होगा? उनके बेटे का क्या होगा जो ऊंचाहार से हार गए थे चुनाव? क्या वही वजह है? लेकिन जो बड़ी बात आपने की, संतोष रहिए मेरे साथ, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से। हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी सेंधमारी हो सकती है, यह बात अब लखनऊ में हो रही है कि यह तो केवल झांकी है, केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हिमांशु, कितनी बड़ी चिंता की बात बीजेपी के लिए? देखिए गौरव, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कानपुर की बिल्हौर सीट से भगवती सागर के इस्तीफे की भी जो है सूचना आ रही है, जो बीजेपी से सांसद हैं। बांदा के तिंदवारी से भाजपा एमएलए है ब्रजेश प्रजापति, उनके भी इस्तीफे की खबर है। और शाहजहांपुर के विधायक तो खुद ही स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है इस्तीफा लेकर राजभवन गए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि तमाम जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो पार्टी छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी के अंदर जाने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी बात, पार्टी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पार्टी दफ्तर के अंदर चल रही है दिल्ली में, जहां उत्तर प्रदेश का कोर ग्रुप है, गृह मंत्री अमित शाह है, वर्चुअली जुड़े हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ है जो चुनाव प्रभारी है। पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को कॉल किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे बात की, उनको मान मनोबल की कोशिश की। खुद जो है केशव प्रसाद मौर्य आ गया है, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, थोड़ा सा बात कीजिए और बैठकर बात करते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो हैं वो कई बार ठीक नहीं होते हैं। तो अब जो है सोशल मीडिया के जरिए भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील की जा रही है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को इस बात का एहसास तो है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा डेंट पार्टी को लग सकता है और इसीलिए पार्टी चाहती है कि इस मामले का रफू जो है वो जल्द से जल्द कर लिया जाए। लेकिन ये बात एकाएक तो हुई नहीं हिमांशु, काफी समय से विवाद ये चल भी रहा था। कुछ समय पहले उनके बेटे ने बीजेपी का झंडा अपने फेसबुक पेज से हटा दिया था। उनकी बेटी जब एक स्पीच दे रही थी, रैली में भाषण दे रही थी, तो उनको टोका गया, वो खासा नाराज हुई। हालांकि सांसद है, क्या वो छोड़ेंगी या नहीं? लेकिन संतोष, क्या ये अब साफ है कौन कौन छोड़ेगा? और अब अखिलेश यादव का यह कहना कि अब इनकलाब आएगा, पिछड़ों का इनकलाब आएगा, तो ये अगड़ों पिछड़ों की राजनीति अब वो रूप लेने जा रही है ये लड़ाई? देखिए, अगड़े और पिछड़े की जो राजनीति है, इसको हवा अगर कहा जाए तो बीजेपी ने ही शुरुआत से की है। पिछड़ा जो वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की और समाजवादी पार्टी, इस बार ये पहली बार देखा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो जातिगत, जो 70 के दशक में 80 के दशक में देखा जाता था कि जातियों के आधार पर जो मुद्दा होता था उस पर चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन इस बार भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किए गए। जो जाति के विशेष के जो नेता थे उनको जोड़ने की कोशिश की गई। तो इस बार जो बीजेपी की तरफ से जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, जो मौर्य वोट बैंक
बैंक है जिसका कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पूर्वांचल के कुशीनगर, पडरौना, ये ऐसे जिले हैं जहां पर उनका अपना होल्ड है, वो वहीं से आते हैं। इसके अलावा उनकी बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं। तो एक पॉलिटिकल, ये जो जमीन पर काम करने वाले जो नेता हैं, उनका जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। चुनाव जो लड़ेगा वो जनता के सरोकारों पर लड़ेगा और जनता की अपनी फैन फॉलोइंग होगी। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वोटरों से 2 गज की दूरी सबसे बड़ी मजबूरी है पार्टियों के लिए। चुनाव आयोग ने तमाम सभाओं और रैलियों पर रोक लगाकर उन्हें डिजिटल प्रचार के प्लेटफॉर्म्स पर ला खड़ा किया है। ऐसे में जनता तक पहुंचने के लिए नेताओं का चुनावी प्लान आखिर है क्या, हम आपको वो दिखाते हैं। चुनावी दंगल में डिजिटल वॉर के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार चुनावी महासमर में दम वर्चुअल दुनिया पर दिखेगा। सबसे पहली बात बीजेपी की। चुनावी अभियान के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार है। सिर्फ यूपी में करीब 50 जिलों में डिजिटल प्रचार के लिए डेडिकेटेड रूम है। इस बार बीजेपी ने यहां 100 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां करने का प्लान तैयार किया है। तो 3D मैक्स स्टूडियो के जरिए भी रैलियां होंगी, यानी तकनीक के माध्यम से 2 अलग अलग जगह बैठे नेताओं का एक ही रैली में संबोधन हो सकता है। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए? वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार हैं। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं और मैं इस बात को जानता हूं, यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अब आप समझिए कैसा होगा कांग्रेस का डिजिटल प्रचार। कांग्रेस के आईटी सेल ने 5 राज्यों की सभी विधानसभा सीटों को बूथ में बांटा है। सिर्फ यूपी में कांग्रेस ने 1,05,000 व्हाट्सएप ग्रुप और 15,000 फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के जरिए 3 करोड़ लोगों को जोड़ा है। 15,000 फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस प्रचार करेगी। इन फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा और अपनी लाइव रैलियों को लोगों तक पहुंचा रही है। जो वर्चुअल कैंपेन है, सोशल मीडिया की कैंपेन है, ये ट्वीट तक सीमित नहीं है। इसमें जैसे हमारी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कैंपेन है, काफी हद तक हम सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे गाना भी है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, ये सब चीजें हैं। तो एक होलिस्टिक चीज होती है। ट्वीट्स वगैरह तो बहुत छोटी है। हाँ, हमारी पार्टी में हमें थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा और मैं सोचती हूँ कि जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये नए माध्यम है, नौजवान ज्यादा इनसे जुड़े हुए माध्यम है। वहीं समाजवादी पार्टी भी डिजिटल प्रचार के लिए तैयार है। वर्चुअल रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए चुनावी प्रचार को धार देगी। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें वोट दिया है, जब बिजली महंगी हो रही है यहाँ पर? और जिम्मेदारी इनकी थी सस्ती बिजली हो। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए फ्री सिंचाई होगी, उसके लिए भी बिजली का इंतजाम फ्री करेंगे। बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, समाजवादी पार्टी तैयार है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डिजिटल प्रचार का खाका तैयार किया है, जिसमें हर विधानसभा में एलईडी से लेकर सभी प्रभारियों का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड बढ़ने की दशा में मायावती अपनी रैली डिजिटल करने जा रही हैं। सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली के जरिए मायावती प्रचार करेंगी। जो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके तहत में हम लोग जो आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डोर टू डोर जाइए, 5 लोगों को लेकर जाइए, ये तो हम लोग पिछले 6 महीने से पूरा कवर कर चुके हैं। पंजाब में डिजिटल प्रचार के जरिए चन्नी विरोधियों को चित करने को तैयार हैं। देखिए, अगर किसी तरीके से बीमारी फैल रही है और हमारा चुनाव आयोग ऐसा चाहता है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स लेड बाय
इलेक्शन कमीशन, और हम उसको अभी तक अवॉइड कर रहे हैं और करेंगे आगे। जैसे भी चोन कमीशन चोन कराना चाहेगा, वी आर रेडी फॉर द कंटेस्ट। हालांकि डिजिटल चुनावी अभियान में छोटे दलों को नफा कम, नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। अगर कोई अच्छा कंटेंट आपको बनाना है जिसको आम लोग क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपको शूट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीम चाहिए, सोशल मीडिया के लिए टीम चाहिए, और आजकल तो फेसबुक भी अगर आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे तो आपकी चीज दिखाएगा ही नहीं। तो ये सारा जो तंत्र है आम लोगों के बाहर है, छोटी राजनीतिक दलों के बाहर है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो कारण है कि चुनाव आयोग ने इस तरह से निर्णय लिया, क्योंकि जब रैलियां होंगी, भीड़ बनेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो भी नियम होंगे उनको दरकिनार करके आते हैं। साफ है, चुनाव में सोशल मीडिया पर भयंकर राजनीतिक युद्ध होने वाला है। इसमें रैलियां ग्राउंड पर भीड़ इकट्ठा करके नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जाएंगी, और ये रैलियां भीड़ से नहीं, यूथ से सफल होंगी। आज तक कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और राजधानी दिल्ली और मुंबई के बाद बंगाल भी कोरोना की मार से बेहाल है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो पाबंदियों का रास्ता एक बार फिर चुना गया है। नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब निजी दफ्तरों पर भी सख्ती की गाज गिरी है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक लगा दी गई है। बस 5 दिन दूर दिल्ली मुंबई में कोरोना लहर की तीसरी पीक आने वाली है। वायरस की रफ्तार डरा रही है, सावधान रहने की दरकार है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के बाद पाबंदियों की नई किश्त जारी कर दी। डीडीएमए ने निजी दफ्तरों पर ताला लगाने का आदेश दे दिया। अब प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारी घरों से काम करेंगे। दिल्ली के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक लग गई। अब सिर्फ रेस्टोरेंट से खाना ले जाने की इजाजत होगी। अगले आदेश तक बार का शटर भी गिर गया। जरूरी सेवा वाले दफ्तर को पाबंदी से छूट दी गई है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 आईसीयूज हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं। दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए योग का पैकेज भी लेकर आई है। इन मरीजों को योग से कोरोना की जंग जीतने का गुर सिखाया जाएगा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक योगा की क्लास होगी, जिसका लिंक मरीजों के मोबाइल पर भेजा जाएगा। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस कल के मुकाबले घटे हैं। मुंबई, जो दिल्ली से कोरोना की रेस में लगी थी, वहां भी कोरोना के मामले कम हुए। आंकड़ों में देखें तो 24 घंटे में दिल्ली में कल 22,751 केस आए थे, जो आज घटकर 19,166 हो गए। इसी तरह मुंबई में एक दिन पहले 19,474 नए केस मिले, जो आज कम होकर 13,648 तक आ गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर और स्थिति अब भी काफी गंभीर बनी हुई है, और गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल 25% तक पॉजिटिविटी रेट चला गया है, यानी
हर 4 में से 1 मरीज पॉजिटिव आ रहा है। दिल्ली मुंबई ही नहीं, देश में कोरोना का ग्राफ एक दिन में अचानक नीचे मुड़ गया। अब जरा 3 बड़े राज्यों का हाल देख लीजिए। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में अब भी सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ भी एक दिन में नए केस अचानक नीचे आ गए। महाराष्ट्र में कल 44,388 नए केस मिले, जो अब घटकर 24 घंटे में 33,470 हो गए। बंगाल में, जहां पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है, वहां भी कोरोना की चाल थोड़ी मंद पड़ी है। एक दिन पहले 24,287 नए केस मिले, जो घटकर 19,286 तक आ गए। दिल्ली तीसरे नंबर पर बनी हुई है, यहाँ भी केस में फर्क है। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वीकेंड को, यानी कि शनिवार और रविवार को जो टेस्टिंग है वो कम हुई है। साथ ही अब ज्यादातर लोग घर में ही टेस्ट करा रहे हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए जो टोटल केसेस मुंबई में आ रहे हैं वो कम नजर आ रहे हैं। तो बीएमसी का ये कहना है कि इसे हम ये नहीं कह सकते कि मामलों में गिरावट हो रही है। वो और कुछ दिनों तक जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर करेगी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की जो पहल है वो जारी रखेगी, जिसके बाद ही ये आकलन लगाया जा सकता है कि क्या मामलों में कमी आई है या मामले ज्यादा हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना केस में कुछ फीसदी की कमी जरूर आई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि खेल टेस्ट वाला भी है। एक दिन में कोरोना के टेस्ट में आमूलचूल कमी आई है। जहां कोरोना विस्फोट है, उन इलाकों में टेस्ट का हाल देख लीजिए। दिल्ली में 9 जनवरी को 96,678 टेस्ट हुए, तो वहीं 10 जनवरी को घटकर 76,670 हो गए। मुंबई में भी टेस्ट में कमी आई। यहां एक दिन में 68,249 से घटकर कोरोना टेस्ट 59,242 हो गए। बंगाल में तो एक दिन में 20,000 से ज्यादा टेस्ट कम किए गए। एक्सपर्ट अभी मान रहे हैं कि पीक अभी बाकी है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का गणितीय समीकरण तो ये बताता है कि देश में तीसरी लहर का पीक आने में अभी 10 दिन बाकी है। दिल्ली मुंबई भी पीक से 5 दिन दूर है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और विशेष रूप से मुंबई में। तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे, और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। तीसरी लहर कम मारक है, लेकिन कम क्या हो कोई नहीं जानता। इसलिए जरूरी है कि लापरवाही से बचिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। जो प्राइमरी जो डिजीज है, जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकेंड वेव में, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, और जो बहुत ज़्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था, और जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वो स्थिति नहीं है। थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है। हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है, ज़्यादा हमें तैयारी, पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए, और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्सेज। कोरोना की नई लहर कम घातक जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार हर किसी को हैरान कर रही है। पहली लहर में 1 लाख केस आने में 120 दिन लगे थे। दूसरी लहर में 1 लाख केस रोज आने में सिर्फ 50 दिन लगे, लेकिन इस बार तो 10 दिन में ही कोरोना हर रोज 1 लाख को बीमार करने लगा। इस बार कोरोना की मारक क्षमता नहीं, रफ्तार डरा रही है। इसलिए सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, मास्क जरूरी है, दूरी भी जरूरी है। दिल्ली से कुमार कुणाल, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और इस समय बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसकी जद में आ रही हैं। अभी खबर आई थी कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित हुई। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बहुत लंबी सूची है लोग जो संक्रमित हो रहे हैं। लता मंगेशकर को एहतियातन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है।
बूस्टर डोज भी आ गई, वैक्सीनेशन भी मिशन वाली रफ्तार में है, लेकिन कोरोना की चाल भी बेकाबू है। क्या आम और क्या खास, हर कहीं कोरोना घुसपैठ कर रहा है। बड़ी हस्तियां भी बच नहीं पा रही हैं। गायिका लता मंगेशकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना की जद में आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संक्रमित हो गए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी कोरोना जा पहुंचा। पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह वायरस के घेरे में आ गए। कोरोना के हल्के लक्षण के बाद 92 साल की लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उन्हें एहतियातन आईसीयू में भर्ती कराया गया। लता मंगेशकर के परिवार वालों ने आज तक को बताया कि उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। उनके परिवार और उनके डॉक्टर्स की माने तो लता मंगेशकर को हल्के कोविड के लक्षण हैं और अभी वो आईसीयू पे हैं। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द लता मंगेशकर ठीक हो जाएंगी और अपने घर वापस लौट जाएंगी। बेकाबू कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस महकमे में भी इस वायरस की पहुंच हो गई। दिल्ली और मुंबई पुलिस तक में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित निकले। इनमें एडिशनल कमिश्नर और पीआरओ चिन्मय विस्वाल भी शामिल हैं। वहीं मुंबई में 500 से ज्यादा पुलिस वाले इसकी जद में आ गए। इनमें 18 आईपीएस हैं, 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर और 13 डीसीपी शामिल हैं। 24 घंटे में ही मुंबई के 120 पुलिस वाले संक्रमित हो गए। इस बार मुश्किल ये नहीं है कि ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर बेड्स की कमी है, लेकिन अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी दर भी अब तक काफी बढ़ गई है। लगभग कुल मरीजों में से 11% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हालांकि सब सीरियस मरीज नहीं है, ये एक राहत की बात है। इसी वजह से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल एक बैठक हुई। उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी अपनी राय दी। हालांकि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर दिल्ली सरकार का साफ तौर पर इंकार है, लेकिन अगर हालात और खराब होते हैं तो मुमकिन है कि आने वाले समय में कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े। दिल्ली की जेलों में भी कोरोना की सेंधमारी हो गई। 66 कैदी पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा 42 कैदी और 34 स्टाफ तिहाड़ जेल के हैं। वहीं मंडोली जेल में 24 कैदी और 8 स्टाफ संक्रमित निकले, जबकि रोहिणी जेल में 6 स्टाफ वायरस की चपेट में आ गए। वृंदावन के वृद्धाश्रम तक भी कोरोना पहुंच गया। महिला आश्रय सदन में एक साथ 25 महिलाएं कोरोना संक्रमित निकली। यहां आश्रम में अब तक 58 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी 5 से 10% मामले ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डर है कि यह संख्या अचानक 20 से 25% तक भी न पहुंच जाए। इस बार बच्चों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। बड़ों के पास वैक्सीन का कवच है, लेकिन बच्चों के पास ये भी नहीं है। तो अभी हम लोग के पास जितना पेशेंट आ रहा है, ये एज ग्रुप आप पकड़ लो, कम से कम 2 साल से शुरू होकर 15 साल 17 साल तक आ रहा है ये पेशेंट। और यूजुअली अभी जो सिम्टम्स हो रहे हैं इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं हो रहे। तो बिगिनिंग होता है कॉफ एंड कोल्ड लेके, हाई ग्रेड फीवर लेके, और किसी का थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, शरीर जुकाम हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है इस बार। लेकिन ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है लास्ट टाइम जैसे सेकेंड वेव में हो रहा था। तो इस बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिसका हम लोग होता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो इस बार लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम है, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो। कोरोना के तेवर को देखते हुए इस बार मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। कुंभ से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती कि इस बार हरिद्वार में कोरोना काल में कोई जमावड़ा हो। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ परिक्रमा पर रोक है, प्रसाद बांटने पर भी मनाही है। प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला तो जारी रहेगा, लेकिन प्रोटोकॉल सख्त होगा। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को 16 प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। यहाँ मास्क बांटे जाएंगे। मेले में लगाए गए कर्मचारियों, नाविकों, सहचालकों का कोविड टेस्ट होगा। इस बार घाटों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। मुंबई से पारस दामा और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक